लेक्चर नंबर 3 में मैं जो केस स्टडी आपको कराऊं बड़े ध्यान से, प्यार से, ईमानदारी से उसको देखने की कोशिश करें। हेडिंग लिखें जी, ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 चैप्टर का नाम है जी वेरिएबल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मैं स्टार्ट करने से पहले अपनी थॉट्स बात बता चुका हूं कि जो हम बोलते हैं, जो वर्ड्स हम बोलते हैं या जो हम सोचते हैं फिर स्पेल करते हैं, एक्चुअली में हम अपनी दुनिया ही वो बना रहे हैं। आप कभी नोट करना ध्यान से, जो आप बोलते हो आप अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। दैट व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू डू, व्हाट आर यू एक्टिंग ऑन, दैट इज रियल यू आर। तो आप जो सोचते हैं, आप जो बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त। लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए आज का एजेंडा क्या है थोड़ा सा मैं बता दूं बेटे। मैंने कुछ नहीं कराना अभी तक, जो भी आपको मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में बड़ी सारी बातें ब्ला 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 बताई। स्पेसिफिकली इन फर्स्ट लेक्चर तो मैंने बेसिक कंसेप्ट ही बताए आपको। लेक्चर 2 में कुछ मार्जिनल, कुछ वेरिएबल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बताई। आज मैं एक छोटी सी केस स्टडी लेकर जो भी मैंने लेक्चर 1 और 2 में हल्का सा भी बताया है, एक बार उसको हम पहले अंदर बिस्कुट की पैकेट जैसे पैक कर दें, वैक्यूम टाइट, फिर हम आगे चलेंगे। क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको पहले प्रैक्टिकल करने के बाद ही समझ आएंगी। पीपल हु गेट प्लेसेस आर द वंस हु कीप मूविंग। जो चलते रहते हैं जगह उन्हीं को मिलती है, जो रुक जाते हैं वो बेटे लाइफ में ही रुक जाते हैं। मैंने आप सभी को आपको लेक्चर 2 में आपको बताया था दैट वी कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट्स. There are 2 thoughts as per which I can calculate operating income. And those 2 thoughts, first thought is variable costing a thought, and the second thought is absorption costing thought. And I have told you that what are the reasons, what is the thought process behind variable costing supporters, and what is the thought behind absorption costing supporters. What is period cost, what is product cost, why fixed manufacturing overheads is to be included in the absorption costing and why it is not to be included in that. तो मैंने वो सारी बातें आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। अगर आप सच में सच्चे बच्चे होगे तो आप कमर सीधी करके आप रजिस्टर में लिखना स्टार्ट करोगे। इनकम स्टेटमेंट इज कैलकुलेटेड एट 2 लेवल्स। बेटे इनकम स्टेटमेंट को हम 2 लेवल्स पे कैलकुलेट करते हैं। पहला लेवल है कंट्रीब्यूशन और दूसरा लेवल है वी कैलकुलेट प्रॉफिट कह ले या ऑपरेटिंग इनकम कह ले। बेटे बात एक ही है, ईदर आई नेम इट एज प्रॉफिट और आई कैन नेम इट एज ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है जी। तो आप 2 अप्रोचेस से, एक्चुअली में वेरिएबल कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, पहले कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं। और कंट्रीब्यूशन क्या होती है आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू लेक्चर नंबर 1। ऐसे वैसे मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग में भी डिटेल में बताया हुआ, बट स्टिल मैंने लेक्चर 1 में आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय कंट्रीब्यूशन। तो वेरिएबल कॉस्टिंग में हम 2 झंडे काटते हैं, भारत माता की जय। पहला झंडा एट कंट्रीब्यूशन एंड सेकंड झंडा एट ऑपरेटिंग इनकम। बट इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वी कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड देन ऑपरेटिंग इनकम। मेरी बात समझ रहे हैं? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, वेरिएबल कॉस्टिंग में हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं, वेरिएबल कॉस्टिंग में हम ऑपरेटिंग इनकम निकालते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी ऑपरेटिंग इनकम निकालते हैं। और दोनों की ऑपरेटिंग इनकम में डिफरेंस होता है। क्यों होता है? यही चर्चा का मुद्दा है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे। बेटे मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप ये केस स्टडी, छोटी सी केस स्टडी है यार, देखो लिखोगे ना, करोगे, माइंड लगाओगे तो समझ आएगी, नहीं तो आगे आपकी मर्जी है। आपको लिखना है एपीएस प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग डाटा। एक बच्चा कहता है ऐसे प्रिंट आउट मिल जाता है, बेटे लिख लो, 2-3 लाइनों का क्वेश्चन ही है। एपीएस प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी का नाम है एपीएस प्राइवेट लिमिटेड, प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग डाटा फॉर द फॉलोइंग ईयर एंडिंग। प्रोडक्शन इन यूनिट्स 1100 यूनिट्स है जी। वो कंपनी 1100 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है और वो कंपनी 1000 यूनिट बेचती है। इसका मतलब आप प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हो, इसका मतलब आप बेच कम रहे हो, इसका मतलब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक होगा। ये तो बेटा 11th क्लास से सीखते आ रहे हैं। व्हेन नंबर ऑफ यूनिट्स आर मोर, when you are producing 1100 units, it means the cost you have incurred for 1100 units, but you have only sold 1000 units. It means while calculating operating income or while calculating gross profit or contribution, I should calculate the manufacturing cost only for 1000 units.
जब सेल्स 1000 यूनिट की है तो मुझे कॉस्ट भी तो 1000 की लेनी है, बट एक्चुअली में आपने इनकर 1100 की है तो 100 यूनिट की कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक में जाएगी और बैलेंस शीट में जाएगी। ठीक है, वो देखेंगे, 11th क्लास में किया बेटे आपने। तो आप लिख रहे हैं, आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, मैं क्वेश्चन के लिखते लिखते ही आपको कुछ बातें समझा रहा हूं। मैंने कहा जी फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन इन यूनिट्स 1100, सेकंड पॉइंट है सेल्स इन यूनिट्स 1000, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। आई थिंक मैंने बड़े डिटेल में बताया कि वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं, व्हाट आई मीन बाय ओवरहेड्स, व्हाट आई मीन बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स, व्हाट आई मीन बाय वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। वो कहता है जी 7 रुपये, 7 रुपीज पर यूनिट का आपको वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड लगेगा। टोटल फैक्ट्री, टोटल फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, बेटा सारा लेना देना तो इसी का ही है, इसी का ही है बेटे। अभी मैं बताऊंगा क्यों लेना देना और नेक्स्ट लेक्चर में भी बताऊंगा। आप पहले लिख लें टोटल या फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स 2200, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स पर यूनिट 50 पैसा। मैं रिपीट करता हूं, अगर आप नहीं लिख रहे तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ लॉस कर रहे हैं, फिर तो ये 5 लेक्चर भी अटेंड नहीं करने चाहिए अगर आज आप ये वाली केस स्टडी नहीं लिख रहे। बेटे कंसेप्ट चल रहे हैं, क्वेश्चंस का अभी लेक्चर तो बाकी है, कंसेप्ट तो क्लियर कर लो बेवकूफ, खड़ा हो, सीधे बैठो। APS provides you the following information. Production is 1100, sales is 1000, variable factory overheads per unit 7 रुपए, fixed factory overheads 2200 रुपए। बेटे fixed factory overheads का मतलब है आप प्रोडक्शन करें या ना करें, आपको रेंट देना पड़ेगा फैक्ट्री का 2200 रुपए। ठीक है जी। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 50 पैसे पर यूनिट, फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 400 रुपए। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सेलिंग प्राइस 15 रुपए, बेटा लिखना है फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन 400, सेलिंग प्राइस 15 रुपए। देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक, इवन इफ आई एम नॉट गिविंग विद एनी इन्फॉर्मेशन, तो मैं अज्यूम करूंगा कि ओपनिंग स्टॉक नील है। अच्छा आप ये बताओ, कभी कोई चीज़ नहीं दी होती और आप निकाल भी नहीं सकते, जैसे इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं बिकॉज प्रोडक्शन 1100 है, सेल्स 1000 है, तो क्लोजिंग स्टॉक 100 यूनिट्स हो गई, बट ओपनिंग स्टॉक की तो इन्फॉर्मेशन ही गिवन नहीं है। या तो फिर मान लेते हैं 500 600, बेटे बेटर रहता है आप ओपनिंग स्टॉक को नील माने बिकॉज देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। आपको बनाना क्या है, कुछ नहीं, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है बेटे अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग एंड अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। आराम से इनकम स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे वेरिएबल कॉस्टिंग में और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। आइए बेटे आराम से, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी केस स्टडी कराने जा रहा हूँ। मेरा मन है कि आप इसको लिखें बेटे, बड़ी मज़ा आएगा। अच्छा मैंने जान के क्या किया, वैसे मैंने जान के क्या किया, क्योंकि फर्स्ट केस स्टडी कर रहे हैं तो मैंने क्या किया, जान के ना वेरिएबल कॉस्टिंग का एक कॉलम प्रिपेयर किया और एक कॉलम बनाया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का और एक कॉलम बनाया पर्टिकुलर्स का। तो पहले आप क्या करें, अपने पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। पहला कॉलम है पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम है वेरिएबल कॉस्टिंग का, तीसरा कॉलम है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ना करें, आप अलग अलग भी बना सकते हैं। ये तो चांस की बात है कि फर्स्ट केस स्टडी थी तो मुझे लगा मैं अगर साथ साथ बनाऊंगा तो आपको कंपैरिजन में समझ आएगा कि वहाँ पे क्या नहीं लेते और यहाँ कहाँ क्या लेते हैं। ठीक है जी, तो आप प्लीज़ बेटे आप जल्दी से लाइन्स ड्रॉ करो ना। पहला कॉलम है पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम है ये, बेटे पर्टिकुलर्स लिखा नहीं मैंने, आप लिख दो पर्टिकुलर्स। दूसरा कॉलम है वेरिएबल कॉस्टिंग, तीसरा कॉलम है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और पर्टिकुलर्स में हम इनकम स्टेटमेंट को सेल्स से शुरू करते हैं बिकॉज आई वांट टू कैलकुलेट इनकम, तो मैं सबसे पहले सेल्स लिखूंगा। आराम से देखो जी, मैंने जान के पर्टिकुलर्स का एक ही कॉलम बनाया है, वैसे आपको अभी समझ आ जाएगा ना, तो नेक्स्ट केस स्टडी में हम अलग अलग भी बनाएंगे। तो मैंने लिखा जी सेल्स। अच्छा ऐसा करते हैं, पहले मार्जिनल कॉस्टिंग को कंप्लीट कर, वेरिएबल कॉस्टिंग को कंप्लीट करते हैं, एब्जॉर्प्शन बाद में करेंगे। दोनों साथ साथ सोचेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, एग्जामिनेशन में भी, घर में प्रैक्टिस में भी आप पहले एक कॉस्टिंग की तरह करेंगे। मान के चलिए आप पहले वेरिएबल ही करेंगे, आज ही हम मान लेते हैं, कभी भी हम क्वेश्चन करेंगे आज के बाद, whether at home or in examination, we will do the practice as a firstly we will prepare the income statement as per
variable costing, and then we will prepare as per absorption costing, and you have to prepare one by one. दोनों साथ साथ बनाएंगे तो कंफ्यूज होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि अभी आप इतने पक्के नहीं हुए। आइए मैं पक्के करने के लिए सबसे पहले सेल्स लिख रहा हूँ। सेल्स 1000 यूनिट थी जी, और 15 रुपये के हिसाब से था जी। आपने केस स्टडी लिखी हुई है, 15,000 रुपये आपके पास सेल्स आ गया जी। बेटे वेरिएबल कॉस्टिंग में हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं और ऑपरेटिंग इनकम निकालते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं और ऑपरेटिंग इनकम निकालते हैं। और ऑपरेटिंग इनकम कई बार सेम भी आती है, कई बार डिफरेंट भी आती है। वो मैं आपको बताऊंगा कब सेम आती है, कब डिफरेंट आती है। पहले हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। मैंने कहा जी लेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैं भूपेश आनंद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को लेस करने जा रहा हूँ। अब मुझे बताइए, मैंने प्रोड्यूस तो 1100 यूनिट किए, लेकिन मैंने बेचे तो 1000। अच्छा, वेरिएबल कॉस्टिंग में मैं वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेने वाला हूं। वेरिएबल कॉस्टिंग में मैं वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेने वाला हूं। वेरिएबल कॉस्टिंग में मैं वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेने वाला हूं। मैंने फिर भी फिक्स इसलिए लिखा क्योंकि मैंने पर्टिकुलर्स का कॉलम एक ही बनाया, कॉमन बनाया, वेरिएबल के लिए भी और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए भी। प्रैक्टिकल लाइफ में आप ऐसे नहीं करेंगे। बस आज मैंने पहली बार किया, उसको द एंड कर दूंगा। सिर्फ आपको समझाने का मेरा ऑब्जेक्टिव था। तो आप वेरिएबल, आप खाली वेरिएबल को देखेंगे। ये देखिए जी, मैंने हाईलाइट कर दिया ग्रीन कलर से वेरिएबल। आपको वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखनी है। मैं वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखूंगा और आपको गिवन है बेटे 7 रुपए। कैसे पता चला? ये रहा बेटे 7 रुपीज। अच्छा, आपने प्रोड्यूस तो 1100 किए होंगे ना, तो आपकी कॉस्ट तो 1100 के ऊपर लगी होगी ना। बेचे 1000 है, वो बात ठीक है, अभी आ रहे हैं उस पर। बट 1100 इंटू 7 दैट कम्स टू 7700। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यहां खड़ा हूं और ये आ गया जी 7700। बेटा फिक्स तो लेते ही नहीं। अच्छा, फिर लिखा क्यों? बेटा वो मैंने एक जान के कॉलम एक बना दिया ना पर्टिकुलर्स का, तो इसके बाद जो भी क्वेश्चन करूंगा मैं अलग अलग बनाऊंगा, बट आपको इससे समझ आएगा कि फिक्स नहीं लेते। जान के मैं बोलूंगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है ही नहीं बेटे। 1100 बनाए, 1000 बेच दिए। क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग नहीं है। वैसे क्वेश्चन भी चीख चीख के कह रहा है, केस स्टडी भी चीख चीख के कह रही है ओपनिंग नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट ओपनिंग इज नॉट देयर। मैनेजमेंट अकाउंटेंट ओपनिंग स्टॉक इज नॉट देयर। ओके, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। आई थिंक you must have calculated that closing stock of finished goods is 100 units because we have produced 1100, we have sold 1000. It means closing stock is 100 units. I think आप 100 यूनिट समझ चुके हैं। बेटे वो जो 7700 की जो कॉस्ट लगाई आपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो कितने यूनिट्स में लगी है? 7700। बेचे कितने हैं आपने? 1000। मतलब वो कॉस्ट लगी है 1100 यूनिट पे, बेचे आपने कितने? 1000। तो जो 100 यूनिट की ज्यादा कॉस्ट आई है बेटे, वो तो नेक्स्ट पीरियड में जाएगी, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक मान ही रहा हूं। तो आप ये बताइए उस 100 यूनिट की कॉस्टिंग कैसे करें? बेटे 3rd क्लास का बच्चा कर लेगा। 7700 रुपीज का खर्चा है। अगर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का 1100 यूनिट बनाने में, तो 100 यूनिट बनाने में कितना खर्चा होगा? इतने में इतना तो इतने में कितना, इतने में इतना तो इतने में कितना। 7700 अपॉन 1100 इंटू 100। आराम से बेटे 7700 अपॉन 1100 इंटू 700 इंटू 100। बेटे आप समझ रहे जो मैं कह रहा हूं। 700 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक आ गया, मैंने लेस कर दिया 7700 में से। जब मैं 700 लेस कर दूंगा तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई? एंड दिस इज फॉर 1000 यूनिट्स। सो आई हैव इनकर्ड 7000 एज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 1000 यूनिट्स। और बेटे मैं आपको फिर रिपीट करता हूं, यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकालते क्योंकि मैंने दोनों निकाला है, दोनों एक ही साथ बनाया है। तो मैं यहां पर अभी कंट्रीब्यूशन भी कह दूंगा
अभी आप इस फिगर को वेरिएबल कॉस्टिंग में इस फिगर को अभी कुछ ना कहें, 7,000, वैसे तो मेरे हिसाब से 7,000 लेस भी ना करें, अभी लेस करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सेल्स लिख दिया, सेल्स आ गई 15,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 7,000, ठीक है जी। अच्छा ये ना सारा वैसे इनर कॉलम में आता, क्योंकि मैंने कॉलम एक ही बनाया था इसलिए मेरे को बाहर लिखना पड़ा। बेटे ये सब कुछ इनर कॉलम में आएगा, इसका मतलब 7700 की फिगर इनर कॉलम में आएगी, 700 की फिगर इनर कॉलम में आएगी, और आउटर कॉलम में 7,000 रुपये आएंगे बस। इट मीन्स आउटर कॉलम में आपको दो ही फिगर्स दिख रही होंगी, एक तो सेल्स की फिगर दिख रही होगी और दूसरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर दिख रही होगी, ठीक है जी। अभी लेस कुछ नहीं करना, मैं आ गया जी आगे। क्रॉस प्रॉफिट अभी मैं निकालूंगा ही नहीं, मैंने फिर रिपीट किया, अभी आपको लेस कुछ भी नहीं करना है। अब आप आ जाइए वेरिएबल ऑफिस, अच्छा लेस ऑफिस एंड ऑफिस ओवरहेड्स। वेरिएबल भी होते हैं, फिक्स भी होते हैं। वेरिएबल कॉस्टिंग में हम खाली वेरिएबल लेते हैं, तो वेरिएबल भी नहीं है। अच्छा फिक्स तो वैसे भी नहीं लेते, ठीक है जी। सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स भी हम वेरिएबल भी होते हैं, फिक्स भी होते हैं। अच्छा आप देखिए, आपको क्वेश्चन में वेरिएबल दिए हुए 50 पैसे पर यूनिट। बेटे ऑफिस ओवरहेड्स एंड सेलिंग ओवरहेड्स आर ऑलवेज रिलेटेड विद नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, तो 50 पैसे पर यूनिट दिया है, तो आप देखिए जी 500 रुपये, 500 रुपीज इज योर सेलिंग ओवरहेड्स, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स। बेटे फिक्स तो लेते नहीं, तो जब मैं कंट्रीब्यूशन लेस कर दूं, जब मैं वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दूंगा, मतलब 15,000 में से एक तो 7,000 लेस कर दीजिए और एक 500 लेस कर दीजिए, तो 7,500 की फिगर आ गई, इसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। इट मीन्स व्हेन आई जस्ट सब्ट्रैक्ट वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम सेल्स, दैट फिगर इज कंट्रीब्यूशन। इट मीन्स दिस इज दैट वैल्यू ऑफ सेल्स फ्रॉम विच आई विल रिकवर फिक्स्ड कॉस्ट। बिकॉज एज पर वेरिएबल कॉस्टिंग अप्रोच, द सपोर्टर्स ऑफ वेरिएबल कॉस्टिंग वो ये कहते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट, it is not to be considered while calculating the product cost because it is not controllable। तो इसलिए एज अ पीरियड कॉस्ट है तो बाद में लेते हैं, तो लेस फिक्स कॉस्ट में हम लिख रहे हैं फैक्ट्री, फैक्ट्री, फैक्ट्री 2200। बेटे फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स चेक करिए, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स ये दिए हुए बेटे 2200, तो मैंने लिख दिया जी फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स 2200 और फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड्स, फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड्स 400। बेटा ऑपरेटिंग इनकम आ गई, एक बच्चे ने सांस ली। बेटे अभी कौन सी आई है? ये आई है एज पर वेरिएबल कॉस्टिंग, सिंपल था यार। अब मैं आ गया जी एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है जी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में देखेंगे सेल्स 15,000 ही है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो या वेरिएबल कॉस्टिंग हो, सेल तो 1000 यूनिट की है, तो 15 रुपए के हिसाब से 15,000 ही आएगा। हाँ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेते हैं, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी लेते हैं और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स भी लेते हैं, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी लेते हैं और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी लेते हैं, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स भी लेते हैं और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स भी लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो लेंगे ही, वेरिएबल कॉस्ट भी लेंगे ही, क्योंकि वेरिएबल कॉस्टिंग में भी वहां तक तो लेते हैं। बट अब्जॉर्प्शन में हम फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स को भी कंसिडर करते हैं पहले ही, ठीक है जी। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। यही तो लड़ाई है, वेरिएबल कॉस्टिंग वाले कहते हैं कि फिक्स्ड को हम प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं मानेंगे, पीरियड मानेंगे। बट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एज पर द सपोर्टर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वो कहते हैं जी फिक्स्ड फैक्ट्री कॉस्ट, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिक्स्ड फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को भी आपको कंसिडर करना चाहिए। तो मैं आ गया जी 15,000। अच्छा ये देखो जी, ये तो आई थिंक फिगर समझ आ रही है, 7 रुपये पर यूनिट है, 1100 यूनिट बनाए। अच्छा ये वैसे ना इनर कॉलम में होगा, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने बाहर रख दिया। 7700 is the variable manufacturing cost which I have incurred on 1100 units. Very right, very right. And then I am also given with fixed manufacturing cost, fixed factory overheads, which is the main difference. आप देखो वेरिएबल कॉस्टिंग में हम इसको नहीं लेते, हम बाद में लेते हैं ना, पीरियड कॉस्ट में लेते हैं ना, यहां पर अभी लेते हैं। यही तो डिफरेंस है, इसी वजह से तो कलेश पड़ा भैया।
तो 2200 वो ले लिया, ओपनिंग स्टॉक है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आप बताओ यहां पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. बेटे यू हैव इनकर्ड 9900 rupees, that is 7100 rupees as a variable factory cost and 2200 as the 7700 as a variable cost and 2200 as a fixed factory overhead. So total amount which you have incurred is 9900. कितने यूनिट्स के लिए? 1100 के लिए. तो 100 के लिए कितना आप निकाल सकते हैं? 900 यूनिट्स. यू कैन कैलकुलेट दैट इज 900 यूनिट्स. आराम से बेटे, मैं कह रहा हूं ये आराम से, कुछ मुश्किल है ही नहीं, आपके मन का वहम है. एक्चुअली में हम जब तक कोई चीज करते नहीं तो हमें डर लगता है. जैसे अंधेरे में आपको लगता है वहां भूत खड़ा है, भूत होता थोड़ी है वो, तो क्योंकि हम कभी गए नहीं अंधेरे में, हमें डर लगता रहता है. वो तो आप जब जाओगे तो आपका डर खुद निकलेगा और खुद ही जाना पड़ेगा. किसी के कहने से कि भूत नहीं है, आपका डर निकलने वाला नहीं है. खुद करना है, खुद करने से ही स्वर्ग मिलता है, खुद मरने से ही स्वर्ग मिलता है. आइए, 900 रुपए की बात सबको समझ आ गई. बेटे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कर रहे हैं तो वो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर वैल्यू होगा. बट वेरिएबल कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक की जब वैल्यूएशन कर रहे हैं तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की वैल्यू पे वैल्यू होगा. समझ रहे हैं? ठीक है जी. तो आइए, मेहरबान कदरदान, आइए आइए. तो मैं आ गया जी आपके सामने. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 7700 प्लस 2200, 9900 माइनस 900, ये आ गया जी फिगर. ये पहली फिगर आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. बेटे हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं एज फर्स्ट पॉइंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इन मार्जिनल इन वेरिएबल कॉस्टिंग, और यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट एज द फर्स्ट पॉइंट. So when I deduct cost of goods sold, and that cost of goods sold is for 1000 units and sales is also for 1000 units, तो सेल्स 1000 यूनिट की है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1000 यूनिट की है. तो जब सेल्स 1000 यूनिट में से 1000 यूनिट की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर दूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा. ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 6000. बेटे हम वेरिएबल कॉस्टिंग में ग्रॉस प्रॉफिट नामक कोई भी चीज नहीं निकालते. क्या लगता है बेटे, यहां तक समझ आ रहा है? अच्छा, ऑफिस ओवरहेड्स तो है ही नहीं, तो छोड़ दीजिए. मैं आ गया नीचे. अच्छा देखो बेटा, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स यहां पे भी 500 ही आएंगे, मैंने लिया भी 500 है. एंड फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड्स 400 आएंगे, मैंने भी लिया 400 है. बट वेरिएबल कॉस्टिंग में हम फिक्स लास्ट में लेते हैं क्योंकि वो पीरियड कॉस्ट है. एब्जॉर्प्शन में उसी समय एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है जी. तो आइए अब यहां कंट्रीब्यूशन नामक कोई चीज नहीं होगी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में. मैंने क्रॉस मार दिया क्योंकि हम क्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं. लास्ट में बेटे फिक्स यहां नहीं लेंगे क्योंकि 2200 की फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड तो मैंने पहले ले ली, इट इज ट्रीटेड एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट. अच्छा 400 भी मैंने पहले ले लिया तो बार बार थोड़ी लेंगे. अब सवाल आता है कि वेरिएबल कॉस्टिंग में हम इसको पीरियड कॉस्ट मानते हैं और एंड ऑफ द ईयर में डेबिट करते हैं. बट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम इसको प्रोडक्ट कॉस्ट मान लेते हैं, एटलीस्ट फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स को. ठीक है जी. तो डिफरेंस ये देखिए जी, प्रॉफिट आ गया 5100. है कोई माइकल लाल जो मुझे बता दे कि 4900 रुपए का जो डिफरेंस आया ऑपरेटिंग इनकम एज पर वेरिएबल कॉस्टिंग and operating income as per absorption costing is 5100. Why the difference is so? नेक्स्ट लेक्चर जो 4 है ना, पूरा इसी पे निर्धारित है कि भाई अगर डिफरेंस आया ऑपरेटिंग इनकम में तो किस वजह से आया. ऑफिस ओवरहेड्स की वजह से तो नहीं आया. सेलिंग ओवरहेड्स भी जितने मैंने वहां लिए उतने ही वहां लिए, वो भी नहीं आया. लेकिन फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स भी जितने वहां लिए वो, लेकिन वहां लिए तब भी नहीं आया. लेकिन बेटे फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड के लेने का समय दोनों में अलग अलग है. वेरिएबल कॉस्टिंग में एंड में लेते हैं और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में पहले ले लेते हैं. अब क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप पहले लेते हो, इसका मतलब जब आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करोगे तो जाने अनजाने में वहां पर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड का भी कंपोनेंट डल गया, प्लस माइनस हो गया. ड्यू टू दैट देयर इज अ डिफरेंस इन द ऑपरेटिंग इनकम. एक बच्चा कहता सर आप ये बताओ, अगर क्लोजिंग स्टॉक भी ना हो, ओपनिंग स्टॉक भी ना हो,
तो बेटे फिर उस केस में ऑपरेटिंग इनकम जो आपने वेरिएबल कॉस्टिंग में निकाली है और जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में निकाली है तब बिल्कुल सेम होगी। वही तो नेक्स्ट लेक्चर का मुद्दा है, लेक्चर नंबर 4 का मुद्दा है। अभी आप यहां तक ये समझ लें, मैं भूपेश आनंद एक नई चीज और बताने जा रहा हूं आप सभी को। बेटे एक्चुअली में ना मैं नेक्स्ट लेक्चर की अब नींव रख रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मुझे यही बातें समझानी है, डिटेल में डिस्कस करना है कि व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन द ऑपरेटिंग इनकम of variable costing and operating income of absorption costing. What are the reasons behind that? What is the logic behind that? वो मैं बताऊंगा। अभी शायद थोड़ी सी मैं नींव डाल दूं, नेक्स्ट क्लास में पूरी पिक्चर दिखाऊंगा। तो बेटे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करके दिखा रहा हूं दैट व्हाई देयर इज डिफरेंस इन ऑपरेटिंग इनकम। आप सभी ने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई होगी अपने जमाने में। बेटे मैंने भी बनाई थी 11th क्लास में। बिकॉज द बैलेंस एज पर कैश बुक विच यू आर प्रिपेयरिंग हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम बैलेंस एज पर पासबुक। So we want to find out what are the reasons for that. Why there is a difference in the passbook, that is the book which is maintained by banking people and the book which is maintained by you people, accountant. Why there is a difference in that? और हम क्या करते थे, ऊपर लिखते थे बैलेंस एज पर कैश बुक, और लास्ट में जो आंसर आता था वो आता था बैलेंस एज पर पासबुक। ये तो ठीक है, लेकिन सोचते किसके हिसाब से थे? बेटे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लिखा ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक, तो मुझे अब बैलेंस एज पर पासबुक चाहिए। इसका मतलब जो भी कुछ पासबुक में हुआ होगा या जो भी रीजंस की वजह से पासबुक का बैलेंस बड़ा होगा या कम होगा, मुझे पासबुक के पॉइंट से सोचना है। इट मीन्स ड्यू टू एनी रीजन इफ द बैलेंस इन द पासबुक इज इंक्रीजिंग, अगर पासबुक का बैलेंस बढ़ रहा है तो मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, मुझे चाहिए बैलेंस एज पर पासबुक। तो जो भी कुछ पासबुक में हो रहा होगा मैं वही कर दूंगा। पासबुक का बैलेंस उस रीजन से कम हो रहा होगा तो मैं कम कर दूंगा, पासबुक का बैलेंस उस रीजन से बढ़ रहा होगा तो मैं बढ़ा दूंगा। मतलब तुम्हें माता च पिता तमेव, पासबुक के बैलेंस तुम ही सब कुछ हो। इसी तरह से but whenever I want to prepare a reconciliation statement, I have to reconcile two balances. Here I want to reconcile operating income as per marginal, as per variable costing and operating income as per absorption costing. इन दोनों में डिफरेंस आ गया है। वेरिएबल वाले कहते हैं 4,900 का प्रॉफिट है, एब्जॉर्प्शन वाले कहते हैं रुको 5,100 का प्रॉफिट है। मेरे को तो प्रॉब्लम आ गई बेटे, $4,900 का प्रॉफिट यहां पर आ रहा है, $5,100 का यहां पर आ रहा है, 4,900 पाउंड्स का यहां पर आ रहा है, 5,100 पाउंड्स का यहां पर आ रहा है। नाउ आई वांट टू रिकंसाइल एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, आई वांट टू रिकंसाइल दीज टू बैलेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। एक ही कंपनी है तो प्रॉफिट तो सेम ही आना चाहिए, या आपको रीजंस पता होनी चाहिए। अब मैं ऊपर लिखूंगा बैलेंस एज पर वेरिएबल कॉस्टिंग। मान लेते हैं मैंने कहानी शुरू की किस्मत की 4,900 से, तो बेटे लास्ट में आंसर क्या आना चाहिए? 5,100 बैलेंस एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कमाल है जी, आंसर भी पता है कि क्या होने वाला है। कुछ प्लस कर दो, कुछ माइनस कर दो, कुछ माइनस कुछ प्लस कर दो और 5,100 के आंसर पे आ जाओ। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो मैंने ऊपर लिखा बैलेंस एज पर वेरिएबल कॉस्टिंग 4,900 और नीचे आ गया जी बैलेंस एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 5,100। मेरी बात आप समझ गए? अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आप ये बताइए, ये जो मैंने यहां पर क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा बेटे डिफरेंस क्यों आएगा? इट इज ओनली ड्यू टू ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। इट इज ओनली ड्यू टू वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर 4 में बताऊंगा, अभी हल्का सा हिंट दे रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक तो चांस की बात है, दोनों में निल है, तो यहां पर ओपनिंग स्टॉक तो समझाने की बात ही नहीं, छोड़ दो। क्लोजिंग स्टॉक यहां पर 700 का है और यहां पर 900 का है। आप ये बताओ क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखते हैं बेटे? आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में कहां लिखते हो क्लोजिंग स्टॉक? आप ईमानदारी से बताना। क्लोजिंग स्टॉक मार्जिनल में, देखो मैं किस तरह से करता हूं वो समझा रहा हूं तो आपको आसानी रहेगी। वेरिएबल कॉस्टिंग में और एब्जॉर्प्शन में
अगर आप छोटा सा टिन्ना सा निन्ना सा मिन्ना सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ तो क्लोजिंग स्टॉक यहां लिखते हो, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, यहाँ ओपनिंग लिखते हो, यहाँ परचेजेस लिखते हो, यहाँ ओपनिंग लिखते हो, यहाँ परचेजेस लिखते हो, यहाँ सेल्स लिखते हो। मान लेते हैं 4 ही आइटम्स है ट्रेडिंग अकाउंट में, ओपनिंग परचेजेस सेल्स, ओपनिंग परचेजेस सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। बाय चांस यहाँ पर ओपनिंग नहीं है तो मैंने इसको रब कर दिया। अच्छा दोनों में परचेजेस तो सेम ही है, मैंने इसको भी रब कर दिया। अच्छा दोनों में सेल्स भी सेम होती है, मैंने इसको भी रब कर दिया। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है। आप ये बताइए यहां का क्लोजिंग स्टॉक मैंने 900 लिया और यहां का क्लोजिंग स्टॉक मैंने 700 लिया, तो बताओ जरा प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? बेटे क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, तो प्रॉफिट किसका ज्यादा आएगा? बेटे इसका कम आएगा, इसका कम आएगा, इसका ज्यादा आएगा। आराम से देख लो, सोच लो बेटे, कोई घबराना नहीं है। इन केस ऑफ absorption costing, profit will be more because profit is calculated by credit minus debit। जिसकी क्रेडिट बड़ी होगी उसका प्रॉफिट बड़ा होगा। इसका मतलब प्रॉफिट इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज मोर। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर ओवर वैल्यू कर दिया। यू हैव ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि इस 900 में फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड का भी पार्ट है जो लेक्चर नंबर 4 में डिटेल में डिस्कस करना है। अभी हल्का सा हिंट दे रहा हूं। मान के चलिए कि आपने 900 रुपए का वैल्यू किया क्लोजिंग स्टॉक इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और 700 रुपए का वैल्यू किया क्लोजिंग स्टॉक इन वेरिएबल कॉस्टिंग। इसका मतलब आपने 200 रुपए ज्यादा किया। क्यों किया वो लेक्चर 4 में देखेंगे। जब ज्यादा किया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा एब्जॉर्प्शन का। इसका मतलब जब मैं ऊपर ले रहा हूं क्या, प्रॉफिट एज पर वेरिएबल, और मुझको निकालना क्या है? मुझको निकालना है प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन। तो मैं किसके पॉइंट से सोचना शुरू करूंगा? एब्जॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहां पहुंचना है, भाई मुझे कुतुब मीनार जाना है तो मैं कुतुब मीनार के लिए तो सोचूंगा कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। मैंने ऊपर लिखा प्रॉफिट एज पर ऑपरेटिंग इनकम एज पर वेरिएबल कॉस्टिंग। मुझे चाहिए ऑपरेटिंग इनकम एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो मैं बार बार बोलूंगा वेरी ऑपरेटिंग इनकम एज पर एब्जॉर्प्शन, ऑपरेटिंग इनकम एज पर एब्जॉर्प्शन, ऑपरेटिंग इनकम एज पर एब्जॉर्प्शन। इट मींस मैं सोचूंगा भी एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हो रहा होगा वही कर दूंगा, जो मैंने अभी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के समय बताया था। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया है। तो मैं यहां पे लिखूंगा एड, देखो मैंने क्या लिखा है, एड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मैंने प्रॉफिट लिया एज पर वेरिएबल, 200 रुपए जमा कर दिए और बेटे 5100 रुपए आ गए। ओपनिंग है नहीं इसलिए मैंने उसका कुछ किया नहीं। बेटे आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू हाउ टू प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, दैट हाउ टू रिकंसाइल ऑपरेटिंग इनकम एज पर वेरिएबल एंड ऑपरेटिंग इनकम एज पर एब्जॉर्प्शन। लेक्चर 4 जैसे लेक्चर 3 करे ना उसके बाद फटाफट लेक्चर 4 देख लेना, क्योंकि लेक्चर 3 और लेक्चर 4 इंटरकनेक्टेड है। जरा सी भी देर मत लगाना। लेक्चर 3 खत्म हुआ नहीं, लेक्चर 3 के नोट्स बने नहीं, लेक्चर 4 शुरू हुआ नहीं। आज तक मैंने ये नहीं बोला बेटे, आज बोल रहा हूं आपको, जैसे ये खत्म हो आप वहां शुरू कर दें। मैं आज आपके सामने बड़ा प्यारा सा दंगल का एक गाना लगा रहा हूं। पग पग प्यारे दंगल दंगल दंगल, हर पग पे लड़ाई है यार। घबराना क्यों है, डरना क्यों है? आप बचपन से लड़ते आ रहे हो यार। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। सूरज तेरा ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल दंगल कर दे, करके दिखा दो यार, करके दिखा दो। लेक्चर पर बिल्कुल उसके बाद अटेंड करना, बिल्कुल गैप में देना। बी हैप्पी, बी जॉली, बी